हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लेक्चर लेने वाले हैं 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पे, और इस चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर एरा। लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर। हमारा पहला टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जैसा कि करंटली आप मैप में देख सकते हैं, क्यूबा एक काफ़ी क्लोज कंट्री है यूएस का। दिस इज़ क्यूबा एंड दिस इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जियोग्राफिकली क्यूबा काफ़ी क्लोज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। क्यूबा एक एलाई था सोवियत यूनियन का, और क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री था। उस समय के जो यूएसएसआर के प्रीमियर थे, जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव, उन्हें हमेशा एक कंसर्न रहता था दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी भी इन्वेट कर देगा कम्युनिस्ट क्यूबा के ऊपर, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे फाइडल कैस्ट्रो, उन्हें ओवरथ्रो कर देगा। इस कंसर्न को देखते हुए 1962 में सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया दैट दे विल बी कन्वर्टिंग क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। उन्होंने ये डिसाइड किया 1962 में दैट वो क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट करेंगे, और क्यूबा में अपने काफ़ी सारे मिलिट्री बेस भी, काफ़ी सारे अपने मिलिट्री बेसेस बनाए क्यूबा में, और काफ़ी सारे अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को इंस्टॉल भी कर दिए क्यूबा में। नाउ इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में यूएस को पता चलता है 3 हफ्तों बाद। जब उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर जॉन एफ कैनेडी को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, उन्होंने ऑर्डर किया अमेरिकन वॉरशिप्स को कि जो भी सोवियत के जहाज क्यूबा जा रहे हैं उन्हें क्यूबा पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। ये जो हाई टाइम हो जाता है इन दोनों ही देशों के, इन दोनों ही सुपर पावर्स के रिलेशन के बीच में, इसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। बेसिकली कोल्ड वॉर एक सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन है इन दोनों ही देशों के बीच में। ऐसा नहीं है दैट ओनली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपेंड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ऐसे और काफ़ी सारे क्राइसिस थे जो कि इन दोनों देशों के बीच में हुए थे, बट क्योंकि हम इसे एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। नाउ ये जो सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन होती है इन दोनों ही देशों के बीच में, इसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। और ये जो सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन है, इसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर क्योंकि ये जो वॉर है कभी भी एक हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, ये कभी भी एक डायरेक्ट वॉर में कन्वर्ट नहीं होती है। ये दोनों ही देश कई बार वॉर्स में इन्वॉल्व थे, बट अपने अपने एलाइज को सपोर्ट करते हुए इन्वॉल्व थे, कभी भी डायरेक्ट वॉर्स में इन्वॉल्व नहीं थे। ये जो राइवलरी इन दोनों ही देशों के बीच में, ये राइवलरी केवल एक मिलिट्री अलायंस और मिलिट्री सेंस में राइवलरी नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल सेंस में भी राइवलरी थी दैट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि कम्युनिज्म बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है, सोशलिज्म बेटर है और कैपिटलिज्म बेटर है। बेसिकली वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जिनको की लीड करता था यूएसए, वो डेमोक्रेसी में बिलीव रखती थी और कैपिटलिज्म में बिलीव रखती थी, वेराज ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनको की लीड करता था सोवियत यूनियन, वो बिलीव करती थी कम्युनिज्म में, विच कम्स विद सोशलिज्म। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ में बता देता हूँ what is the difference between socialism and capitalism। बेसिकली सोशलिज्म में जितने भी प्रॉपर्टी होती है, जितने भी लैंड्स होते हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, वो सारे सारे लैंड प्रॉपर्टी बिजनेसेस ओन किए जाते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट और यू कैन से दी कम्युनिस्ट पार्टी। वेराज इन कैपिटलिज्म जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कभी भी इकोनॉमी में हस्तक्षेप नहीं करती है, वो इकोनॉमी हमेशा प्राइवेट प्लेयर्स के कंधों पर ही चलती है और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग होती है इन 1945 व्हेन एलाइड फोर्सेस वन दी वर्ल्ड वॉर 2। एलाइड फोर्सेस में 4 कंट्रीज आती थी, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ये 4 कंट्रीज आती थी एलाइड फोर्सेस में और इनकी जीत हुई थी। ऐसा माना जाता है दैट वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग होनी शुरू हो गई थी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में, और इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। काफ़ी क्रिटिक्स का ऐसा मानना है दैट यूएस का जो ये डिसीजन था एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने का, ये ओवररेटेड था। इन बॉम्ब्स को गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जापान वैसे भी सरेंडर करने वाला था, जापान वैसे भी हार रहा था, बट देन ऑल्सो यूएस ने इन बॉम्ब्स को गिराया जस्ट टू शो मॉस्को दैट विच वन इज द सुपीरियर वन। क्रिटिक्स का ऐसा मानना है दैट जापान ऑलरेडी सरेंडर करा था, वहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने की ज़रूरत नहीं थी, बट देन ऑल्सो यूएस ने वो उन बॉम्ब्स को गिराया ताकि सोवियत यूनियन को पता लग जाए कि यहाँ पे सबसे पावरफुल एक ही कंट्री है जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि जो
क्रिटिक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। उनका ऐसा मानना है दैट इन बॉम्ब्स को गिराने की ज़रूरत थी ताकि जापान जल्दी से जल्दी सरेंडर कर दे। सो नाउ अब इन दोनों ही देशों के बीच में एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो चुकी थी। आर्म्स रेस में इन दोनों ही देशों में एक होड़ लगी हुई थी दैट किस देश के पास ज़्यादा बड़ी पावरफुल मिलिट्री होती है, किसके पास ज़्यादा और मोर डिस्ट्रक्टिव एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं। इन दोनों ही चीज़ों की रेस लग चुकी थी अब इन दोनों ही देशों के बीच में। सो बाय द एंडिंग इन लोगों के पास इतने ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स हो गए थे दैट अगर फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोवियत यूनियन के ऊपर अगर अटैक कर देता है, एक न्यूक्लियर अटैक कर देता है या सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर देता है, देन ऑल्सो सोवियत यूनियन के पास इतने न्यूक्लियर वेपन और बचे हुए रहेंगे दैट वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर अटैक करके यूएसए को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दें। सो दिस वॉज नोन एज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाउ वी कम टू दी मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। दो मेन मिलिट्री फीचर्स थे कोल्ड वॉर के। The first one was that the two superpowers were expected to be acting in a rational and responsible way. इन दोनों ही सुपर पावर से ये उम्मीद की जाती थी दैट ये एक रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट करेंगे बिकॉज इनके पीछे इनको काफ़ी सारे इनके छोटे छोटे एलाइज सपोर्ट करते थे, जिनका अगर ये रैशनल वे में एक्ट नहीं करेंगे तो उसका असर उन एलाइज पर भी जाएगा। सो इनसे उम्मीद की जाती थी दैट ये एक रैशनल वे में, एक समझदार वे में एक्ट करेंगे। Second military feature of the Cold War was that responsibility meant being restored and avoiding the risk of another world war. दूसरी वर्ल्ड वॉर, एक और वर्ल्ड वॉर जो कि वर्ल्ड वॉर 3 होती है, उसके रिस्क को अवॉइड करना, ये दूसरे मिलिट्री फीचर था ऑफ कोल्ड वॉर। सो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर दो पावर ब्लॉक्स बन चुके थे दुनिया में। एक पावर ब्लॉक था ईस्टर्न कैंप और दूसरा था वेस्टर्न कैंप। वेस्टर्न कैंप जो था उसे लीड करता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेस्टर्न कैंप में बेसिकली वो कंट्रीज आती थी जो कि लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करती थी और कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी, जो कि बेसिकली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी और इन्हें कहा जाता था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। दूसरे साइड और और जो ईस्टर्न कैंप्स की कंट्रीज थी उन्हें लीड करता था सोवियत यूनियन और वो मोस्टली कम्युनिस्ट कंट्रीज थी और जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी और इन कंट्रीज को कहा जाता था सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। और अब आती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बेसिकली वो कंट्रीज आते थे जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी और वो कंट्रीज जो कि इन दोनों में से किसी भी अलायंस के साथ नहीं जाना चाहती थी बिकॉज उन्हें फियर होता था दैट अभी अभी वो फ्रीडम से अपने देश को इंडिपेंडेंट किया, अपने देश को फ्री किया है कॉलोनियल एम्पायर से। अगर वो फिर से कोई अलायंस ज्वाइन कर लेते हैं देन वो किसी और देश के अंडर उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी चलानी पड़ेगी। वो उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके की डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। सो काफ़ी सारे ऐसे देश थे जो कि दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। सो इन कंट्रीज के लिए नाम जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के। तो ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था ये एक थर्ड ऑप्शन की तरह सर्व करता था इन कंट्रीज के लिए। सो इन कंट्रीज को बोला जाता था द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सो नाउ हम बात करेंगे हाउ डू दी स्मॉल अलाइज बेनिफिटेड। सो बेसिकली ये स्मॉल अलाइज को क्या बेनिफिट मिलता था इन दोनों अलायंसेस को ज्वाइन करने से। सो इन कंट्रीज़ को वेपन्स मिलते थे, इन कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिलती थी क्योंकि ये स्मॉल कंट्रीज़ थे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, इनके पास उतना पैसा नहीं था तो इन्हें प्रोटेक्शन मिलता था, इनको वेपन्स मिलते थे। इन्हें ये जो भी अलायंस ज्वाइन करते थे वहाँ से इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस मिलते थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो अलायंसेस ज्वाइन कर रही थी वो पुअर कंट्रीज़ थी, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। और ये अलायंसेस ज्वाइन करने से इनके वो रीजनल गोल्स जो थे वो फुलफिल होते थे, जो कि बेसिकली इन्हें मिलिटरली हेल्प मिलती थी अपने रीजनल राइवल्स के अगेंस्ट में। इसका एक शाइनिंग एग्जांपल है पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था यूएसए को, वेराज इंडिया नॉन लैंड मूवमेंट का एक पार्ट था। सो पाकिस्तान को हमेशा से लगता था उसे इंडिया से खतरा है, सो उसने ज्वाइन किया यूएसए को टू काउंटर इट्स रीजनल राइवल दैट इट कंसिडर्ड टू बी इंडिया। सो नाउ हम बात करने वाले हैं व्हाई डू द बिग सुपर पावर्स वांटेड स्मॉल एलाइज। बड़े बड़े सुपर पावर्स, बड़े बड़े पावर्स, उन्हें क्या ज़रूरत थी
इन छोटे छोटे एलाइज की अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो इन सुपर पावर्स के भी अंदर एक ग्रीड थी। ये लोग एलाइज को इसलिए चाहते थे, छोटे एलाइज को, बिकॉज उन छोटे एलाइज के पास जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज थे ये उन्हें एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए यूज़ कर सकें। उन लोगों के पास, उन छोटे एलाइज के पास जाने से इन सुपर पावर्स को एक अपने मिलिट्री बेस बनाने के लिए आउट ऑफ देयर ओन लोकेशन एक जगह मिल जाती थी। थर्डली, उन्हें अपने एनिमी के ऊपर, अपने राइवल के ऊपर स्पाइंग करने के लिए एक लोकेशन मिल जाती थी। उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता था। इकोनॉमिक सपोर्ट ऐसे मिलता था कि जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज थी वो सारी कंट्रीज मिलके कुछ पैसे देती थी, कुछ फिक्स्ड अमाउंट देती थी सुपर पावर्स को, जिसके भी अलायंस में वो ज्वाइन करती थी। और इन छोटे छोटे पेमेंट से जो बड़ा सम अप होकर के पेमेंट बनता था, उससे ये अपने ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर पाते थे। और यहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल रीजन भी था दैट कौन सी वे ऑफ गवर्निंग जीत रही है, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म। एज ज़्यादा एलाइज अगर कम्युनिज्म के पास जाएंगे, दैट मीन्स कम्युनिज्म इज बेटर दैन डेमोक्रेसी और वाइस वर्सा। सो ये एक आइडियोलॉजिकल रीजन भी होता है सुपर पावर्स का अपने तरफ एलाइज को अट्रैक्ट करने का। सो नाउ जो वेस्टर्न अलायंस था जिसे लीड करता था यूएसए, उसने अपने वेस्टर्न अलायंस को फॉर्मलाइज कर लिया था एक ऑर्गेनाइजेशन में। इस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1949 में और ये आज भी एग्जिस्ट करती है। सो ये 12 देशों का एक समूह था जो कि अटैक घोषित कर देता था उस देश के ऊपर जो कि इन 12 में से किसी भी देश के ऊपर अटैक करता था। सो बेसिकली इन 12 देशों के ऊपर, 12 में से किसी भी एक देश के ऊपर अगर कोई भी कंट्री अटैक करता है, देन ये 12 के 12 कंट्रीज जो अटैकिंग कंट्री है उसके अगेंस्ट में एक वॉर स्टार्ट कर देंगे। सो इसको काउंटर करने के लिए 1955 ने सोवियत ने भी अपना वॉर्सो पैक्ट इंट्रोड्यूस किया। इस वॉर्सो पैक्ट में भी बेसिकली वही प्रोविजन है जो कि नेटो में थे और ये बेसिकली नेटो को काउंटर करने के लिए ही यूएसएसआर ने बनाया था। सो जैसा कि आप करंटली मैप में देख सकते हैं अपने पेज नंबर 6 पे जो मैप है आपका, आप उस पर देख सकते हैं दैट एशिया में काफ़ी दूर तक फैल चुका था कम्युनिज्म। सो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यूएसए ने अपने एशिया में अलायंसेस बनाने स्टार्ट किए। सो एशिया में इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, एक सीटो और दूसरा सेंटो। सीटो में ये कवर करते थे ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से मतलब होता है मिडिल ईस्ट को। और इस अलायंस का फुल फॉर्म था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और एक और ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। दिस अलायंस वॉज बिल्ड टू फोकस ऑन सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो सीटो को बनाया गया था फोकस करने के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, बिकॉज एशिया में कम्युनिज्म काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था और ये डेमोक्रेसी के एक हार की तरह दिख रहा था। सो इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया ये 2 प्रोविजंस। सो नाउ लेट्स एंड पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर हेयर। अगले पार्ट में हम पूरे चैप्टर को बाकी कवर कर लेंगे और अगर इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो, कुछ समझ में ना आए तो उसकी मैं माफ़ी चाहूँगा।